नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत कथित तौर पर टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के 13 ठिकानों पर छापा मारा। यूपीडीएस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार एक गिरोह कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए नकली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें बसाने में मदद कर रहा है। ईडी की जांच में एक वित्तीय नेटवर्क का पता चला। इसमें कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाएं भी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि उन्हें भारी मात्रा में विदेशी चंदा मिलता था और वे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स और कई चरणों वाले लेन देन के जरिए इस पैसे का गलत इस्तेमाल करते थे। फिलहाल ईडी आगे की जांच में जुटी हुई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित बताते हुए इन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने की थी। वर्तमान में जेल में बंद आजम खान विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति तथा इसकी संचालक संस्था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और अधिकारी ने बताया कि विस्तृत सुनवाई और अभिलेखों की जांच के बाद विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर बिना अनुमति किए गए कि निर्माण के संबंध में क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है और उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था और इसके बाद संस्थान ने 8 जुलाई को अपना जवाब दाखिल किया था और 15 जुलाई को विश्वविद्यालय और रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से उपस्थित अधिकारियों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में व्यक्तिगत सुनवाई हुई। सर, आज जौहर यूनिवर्सिटी को आपने आरटीआई की तरफ से नोटिस दिया गया था, समय पूरा हो चुका है, क्या आगे कार्रवाई क्या है? जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर, टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को शहादतगंज इलाके में बनाए जा रहे एक मकान से जुड़े कागजात जमा करने के लिए बुधवार 1 सप्ताह का समय दिया। हालांकि सुप्रिया ने इसके लिए एडीए से 1 महीने का समय मांगा था और एडीए के सूत्रों ने बताया कि सुप्रिया मिश्रा अपनी बेटी और पिता के साथ प्राधिकरण के कार्यालय गई और बनवरीपुर में स्थित संपत्ति के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए आंतरिक समय की मांग करते हुए एक औपचारिक आवेदन सौंपा। एडीए ने 1 दिन पहले सुप्रिया को अंतिम नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अगर 15 जुलाई तक जरूरी कागजात जमा नहीं किए गए तो निर्माणाधीन मकान को सील किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार हालांकि सुप्रिया ने कागजात जमा कराने की 1 महीने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन प्राधिकरण ने अगले 7 दिनों में सभी वैध रिकॉर्ड और फाइल पेश करने का निर्देश दिया है। ये भूखंड सुप्रिया मिश्रा के नाम पर पंजीकृत है। पीलीभीत जिला अस्पताल के सिटी स्कैन रूम में पैरामेडिकल छात्रा कशिश पटेल की हत्या के मामले में आरोपी सागर सिंह ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि कशिश उससे करीब 2 महीने से बात नहीं कर रही थी और लगातार उसे नजरअंदाज कर रही थी और इसी खामोशी ने उसके भीतर ऐसा गुस्सा भर दिया कि उसने बाजार से चाकू खरीदा और फिर बातचीत के बहाने पहुंचकर कशिश की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। जिला अस्पताल का सिटी स्कैन कक्ष में पैरामेडिकल की छात्रा कशिश पटेल पर उसी के सहपाठी सागर सिंह ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। लहूलुहान हालत में कशिश को बरेली के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों उसे बचा नहीं सके और घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद घटना से प्रयुक्त चाकू, आरोपी का बैग और घटनास्थल से मिले रक्त के खून नमूनों को भी कब्जे में लेकर सील कर लिया है। आरोपी का मेडिकल कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भी जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 14 जुलाई को सुबह 9 बजे लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत में जो एमआरआई कक्ष है वहाँ पे एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन छात्र के द्वारा एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन छात्रा के ऊपर चाकू से वार किया गया और सूचना पे तत्काल पुलिस के द्वारा वहाँ पर मौके पर पहुँच के
जो छात्रा थी उसको ट्रीटमेंट दिलवाया गया और उसको हायर सेंटर बरेली के लिए रेफ़र किया गया था, जहां पे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी छात्र है उसको भी तत्काल जो है पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और इसमें परिजनों की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मिर्जापुर के हेरोरा थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर स्थित कुदारण गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में घर के बाहर सो रहे लोगों पर तेज रफ्तार ट्रक चढ़ गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में ट्रक का टायर फटना हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा और वहीं 3 लोगों की मौत के बाद आज गुरुवार सुबह माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुबह करीब 8 बजे मृतकों के परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्रित हुए और वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच कहासुनी होने लगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल और पीएससी को बुलाया गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया और यातायात बहाल कराया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ट्रक को कब्जे में लेकर चालक के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार हालात अब सामान्य है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज दिनांक 16 जुलाई 2026 को समय सुबह लगभग 3 बजे ग्राम कुदारण अंतर्गत थाना अरोरा जनपद मिर्जापुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक जो वाराणसी से सोनभद्र के मार्ग पर जा रहा था, कुदारण चौराहे के पास आगे का टायर फटने के कारण से अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा है, जिसमें 4 से 5 लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की कार्रवाई करने लगी, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है एवं 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। रेस्क्यू के उपरांत घायलों को उपचार हेतु चचेरी रोड चुनार पीएससी में भेजा गया, जिसमें बेहतर उपचार के लिए उन्हें ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया गया है एवं 3 मृतकों का शव बरामद कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। 3 लोगों की मृत्यु जिनकी हुई है उनकी शिनाख्त कुछ इस प्रकार है। सुखिया देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीराम उम्र लगभग 70 वर्ष, राजा पुत्र स्वर्गीय श्रीराम उम्र लगभग 50 वर्ष एवं चांतारा पत्नी सीताराम उम्र लगभग 45 वर्ष है। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जीआरपी ने एक अंतर जनपदीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 3 किलो 206 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जीआरपी प्रभारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जीआरपी और क्यूआरटी की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 7 पर दिल्ली छोर स्थित ई कैबिन के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके पास से 3 किलो 206 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख के करीब बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रंजीत धनगर निवासी ग्राम चांदाखेड़ी थाना बाऊगढ़ मध्य प्रदेश बताया है। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। सहारनपुर की देवबंद पुलिस ने हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति हथियाने की नीयत से देवर ने अपने 2 भांजों के साथ मिलकर अपनी ही भाभी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार 12 जुलाई को थाना देवबंद क्षेत्र के गांव डांडी निवासी महिला रीना की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि, अंकित और अंकुर के रूप में हुई है। पूछताछ में मुख्य आरोपी रवि ने बताया कि उसके भाई की मौत के बाद भाभी रीना संपत्ति बेचकर कहीं और जाना चाहती थी और इसी बात को लेकर विवाद चढ़ रहा था। रवि ने संपत्ति अपने कब्जे में लेने के इरादे से हत्या की योजना बनाई और अपने दोनों भांजों को इस वारदात में शामिल कर लिया और पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनांक 11 जुलाई 2026 को ग्राम निहालखेड़ी थाना देवबंद से एक महिला रीना की हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तो पुलिस द्वारा तत्काल ही क्या कहते हैं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका का निरीक्षण कर 5 टीमें लगा दी गई थी। उसी क्रम में जो सफल खुलासा हुआ है उसमें यह जानकारी सामने आई कि रीना का देवर जो उसके पड़ोस में रहता था रवि एवं उसके ननद के 2 लड़के अंकित व अंकुर द्वारा ही उसकी एक जमीन के लिए हत्या की गई थी। पूरा प्रकरण ये है कि 4 साल पहले जब रीना के पति अर्जुन की मृत्यु हुई थी तब
रीना ने 156(3) से अपने देवर के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। तभी से वह उसकी रंजिश मानता था। अर्जुन के नाम जो जमीन थी वह रीना को पास ऑन हो गई और उसी के क्रम में जो उसके देवर ने उसकी हत्या की गई है। इस पूरे षड्यंत्र में देवर रवि का साथ उसकी बहन के दो लड़के यानी कि जो उसके दो भांजे थे उन्होंने दिया तथा रवि ने उनको भी तकरीबन 80,000 रुपए का लालच दिया था कि जब हम रीना की मृत्यु कर देंगे तो ये 80,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। उस रात घटना के क्योंकि दोनों की छत सटी हुई थी तो ऊपर के खुले दरवाजे से ये तीनों लोग अंदर घुसे तथा एक लोहे की रॉड तथा हाथों के सहारे रीना की गले को दबाकर हत्या की गई। पुलिस द्वारा जब सर्विलांस के माध्यम से तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के माध्यम से हमें शक हुआ तो उसके बाद गहनता से पूछताछ में इनसे आला कत्ल बरामद हुआ तथा इन्होंने अपना जो जुर्म है वो कबूल किया। इन तीनों को हिरासत में लेकर भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई इसमें प्रस्तुत है। और सीओ अमित सिंह के नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस की ये बहुत ही सराहनीय खुलासा है जिसमें बहुत ही कम समय में इन्होंने एक जो संगीन घटना थी उसका खुलासा किया। देवर ने हत्या की है या करवाई? तीनों लोग थे, देवर भी थे और उनकी ननद के दो लड़के, तीनों ने मिलके ये हत्या करी थी। सहारनपुर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना सदर बाजार और साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने एक फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट चलाकर शादी के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक कोर्ट रोड स्थित एक मकान से यह गिरोह संचालित किया जा रहा था और यहाँ कई युवतियों को बैठाकर ग्राहकों से फोन पर बातचीत कराई जाती थी और शादी का झांसा देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे। और जब ग्राहक लड़की की फोटो या मुलाकात की बात करता था तो इंटरनेट से फोटो भेजकर रकम लेने के बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। पुलिस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ निवासी सूरज मरावी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से साइबर अपराधों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था जिसमें हर जिले को जो कुछ इस तरह के अकाउंट्स थे जिनके ऊपर अधिक साइबर कंप्लेंट्स थी उनकी एक सूची भेजी गई थी और उन पे वेरिफिकेशन करके साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में श्रीमान एसएसपी सहारनपुर के निर्देश अनुसार अभियान चल रहा था। उसमें साइबर सेल और साइबर थाना के द्वारा एक ऐसे अकाउंट को तस्दीक किया गया जिसके ऊपर अत्यधिक एनसीआरपी कंप्लेंट थी और जब उसको तस्दीक किया गया तो उस अकाउंट के जो ऑनर थे वो परफेक्ट रिश्ते के नाम से एक मैरिज ब्यूरो जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र में चल रहा है वो निकल के आया। जब इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि परफेक्ट रिश्ते जो है वो एक फर्म है जो कि मैरिज ब्यूरो की तरह काम करते हैं ऑनलाइन और ये अलग अलग लोगों को जो है मैरिज के प्रपोजल्स भेजते हैं और उसके बाद जो इनके विक्टिम्स होते हैं उनको ये एंटाइज करते हैं कि यदि आपको जो इनके द्वारा जो रिश्ते भेजे गए हैं यदि आपको उनके बारे में और जानकारी करनी है उसमें जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स हैं उनका कॉन्टैक्ट चाहिए तो आप पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट कीजिए और उस पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करने के बाद ये जो इनके क्लाइंट्स हैं उनको बेसिकली ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह ये नए नए क्लाइंट्स को जो है स्काउट करते हैं। तो इस तरह से ये अपना एक साइबर फ्रॉड का एक रैकेट चलाते हैं। क्या फीस लेते थे और कितने लोग जो है? देखिए, जहां तक फीस का मामला है ये इनका कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं था। इनकी डिफरेंट टाइप की मेंबरशिप होती थी, बोर्ड मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप, डिपेंडिंग अपॉन। और उसके अलावा जैसे कि इनके यहाँ जो लोग कर्मचारी कार्य करते थे वो भी अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के हिसाब से जैसे उनको लगता था कि सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी है उससे उस तरह की जो है प्रोफेशनल फीस जो है इनके द्वारा डिमांड की जाती थी। और जहां तक कितने लोगों के इफेक्ट होने की बात है, देखिए अभी तक इनके जो भी डिजिटल डिवाइस है हमारे द्वारा वो सीज किए गए हैं। मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा इनके पास से रसीद, पैम्फलेट, 3 चेकबुक, 2 मोहर, 16 मोबाइल, 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 9 मल्टी स्क्रीन, 9 कीबोर्ड, 7 माउस, 7 सीपीयू, 1 बायोमेट्रिक डिवाइस, 2 HDFC के QR कोड, 1 जियो कंपनी का वाईफाई डिवाइस, 1 लैंडलाइन टेलीफोन, 11 चार्जर नोकिया कंपनी के, 1 प्रिंटर और 2 एक्सटेंशन बोर्ड। तो ये सब चीजें इनसे जो है बरामद की गई हैं। अब इन सब का जो फोरेंसिक एनालिसिस और दूसरा डिजिटल एनालिसिस होने के बाद ही ये कहना संभव हो पाएगा कि कितने लोगों के द्वारा इनके साथ जो है
साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया। आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आज पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी सहारनपुर परिक्षेत्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सहारनपुर ने पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, यातायात और ये श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात, प्रभारी यातायात, क्षेत्राधिकारी सदर सहित अन्य क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं के सुरक्षित और निर्बाध आवागमन को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।